नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, दुनिया का ये सबसे आसान और सस्ता उपाय बचाएगा आपको हर तरह की एलर्जी से। जी हाँ, एलर्जी बेहद कॉमन बीमारी है। किसी को खाने की चीज़ से, किसी को किसी खास महक से, तो किसी को डॉग या कैट से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की कुछ और भी वजहें हैं। एक्सपर्ट से बात करके एलर्जी से बचने और इससे निपटने के तरीके हम आपको बता रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, जब भी दूध या दूध से बना हुआ कुछ खा लेते हैं उनके शरीर में खुजली होने लग जाती है। वैसे ही एक अन्य मित्र हैं, वो जब कभी भी तरबूजा खाते हैं तो पूरे शरीर में लाल चकत्ते निकल आते हैं या उल्टियां होने लग जाती हैं उनको। वैसे ही एक अन्य मित्र को यूं तो कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन जब भी घर में साफ सफाई होती है और धूल नाक में चली जाती है तो उनकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं और नाक और आंखों से पानी आने लगता है। वैसे ही किसी को हल्के धुएं में भी सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी होने लगती है। ये एलर्जी के लक्षण हैं, यानी ये लोग किसी तरह की एलर्जी से पीड़ित हैं। क्या होती है एलर्जी? आइए सबसे पहले ये जानते हैं। जब हमारा शरीर किसी चीज को लेकर ओवर रिएक्ट करता है तो उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किसी खाने की चीज, पालतू जानवर, मौसम में बदलाव, कोई फूल, फल, सब्जी के सेवन, खुशबू, धूल, धुआं, दवा यानी किसी भी चीज से हो सकती है। इस स्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता और नतीजा ऐसे रिएक्शन के रूप में दिखता है। इस स्थिति में शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकलना, नाक और आँखों से पानी बहना, जी मितलाना, उल्टी होना या फिर सांस तेज तेज चलने से लेकर बुखार तक हो सकता है। ज़्यादातर एलर्जी खतरनाक नहीं होती, लेकिन कभी कभार समस्या गंभीर भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं एलर्जी के कारणों के बारे में। खाने की चीज़ों से कुछ लोगों को, जैसे कि मूंगफली, दूध इत्यादि खाने से एलर्जी हो सकती है। जिस चीज़ से एलर्जी है उसे खाने के बाद जी मिचलाना, शरीर में खुजली होना या पूरे शरीर पर दाने और चकत्ते निकलने जैसी समस्या हो सकती है। आमतौर पर कुछ खाने के बाद 10 मिनट से लेकर के आधे घंटे के अंदर एलर्जी के लक्षण उभरने लगते हैं। इसके अलावा धूल से भी किसी को हो सकती है। धूल के कणों में माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। माइक्रोब्स ज़्यादा ह्यूमिडिटी में पनपते हैं। इनसे होने वाली एलर्जी में आमतौर पर छींकें, आँख और नाक से पानी बहना जैसी दिक्कत होती है। कीट और मच्छरों से भी एलर्जी किसी किसी को हो सकती है। ऐसे लोगों को किसी कीड़े काटने पर स्किन एकदम लाल होकर फूल जाती है। कभी कभार उल्टी, चक्कर आना और बुखार भी हो सकता है। रबड़ से बनी किसी भी चीज़, ग्लव्स, कॉन्डोम, मेडिकल इक्विपमेंट्स इत्यादि के इस्तेमाल से जलन, नाक बहना, छींकना, सांस की घबराहट, खुजली की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा खुशबू से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। खुशबू भी कई लोगों के लिए एलर्जी की वजह हो सकती है। परफ्यूम, खुशबू वाली मोमबत्तियाँ, कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इत्यादि की खुशबू से सिर दर्द, जी मिचलाने इत्यादि की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बहुत लोगों को पालतू जानवरों से भी एलर्जी होती है। जानवरों के बाल, उनके मुंह से निकलने वाली लार, रूसी इत्यादि से कई लोगों को गंभीर परेशानियां होती हैं। कई लोगों को घास से होती है। कई बार घास, पेड़ और फूल भी एलर्जी का कारण होते हैं। इनके संपर्क में आने पर खुजली, आंखों में जलन, लगातार छींक और खुजली इत्यादि की समस्या हो सकती है। कई लोगों को किसी खास मौसम से भी एलर्जी होती है। जब मौसम बदलने लगता है तो इन लोगों को गले की खराश, बुखार, नाक बहना, आंखों में जलन जैसी समस्या होती है। ऐसे में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें। तापमान में तेज बदलाव से बचें, यानी एकदम ठंडे से गर्म में या गर्म से ठंडे में न जाएं। इसके अलावा पालेन यानी फूलों के पराग कणों से भी लोगों को एलर्जी होती है। पेड़ पौधों और घास फूस के संपर्क में आने पर ये बारीक कण नाक और गले में चले जाते हैं और दिक्कत की वजह बनते हैं। जिस मौसम में पालेन आते हैं उस दौरान घर से बाहर कम निकलें। घर की खिड़कियां बंद करके रखें। एसी या पंखे में रहें और कूलर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। घर में एयर प्यूरिफायर लगवाएं।
घर से बाहर निकलना ही हो तो आंखों पर चश्मा और नाक पर मास्क लगाकर बाहर निकलें। इसके अलावा कई लोगों को मेटल जैसे कि गोल्ड या सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी से एलर्जी होती है, तो कुछ को लेदर या सिंथेटिक कपड़ों से। ऐसा होने पर इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने के बाद खुजली इत्यादि हो सकती है। ऐसे लोग इन चीज़ों के इस्तेमाल से बचें। अगर ऐसा कभी होने ही लगे तो उस जगह पर स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम लगाएं। इसके अलावा किसी खास दवा से एलर्जी भी काफ़ी लोगों को होती है। अगर उस दवा को लेना जारी रखा जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। अब आइए जानते हैं एलर्जी किसको ज़्यादा होती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गाँव में रहने वालों के मुकाबले शहरों में रहने वालों में एलर्जी की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। जिन बच्चों को ज़्यादा साफ सफाई के साथ पाला जाता है उनमें भी यह समस्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके शरीर का इम्यून सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चों में एलर्जी होने की आशंका बड़ों से कहीं ज़्यादा होती है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा थकान का शिकार होता हो, उसे सर्दी जुकाम बना रहता हो, नाक में खुजली होती हो, तो इसे एलर्जी हो सकती है। सावधानी के लिए जिन चीज़ों से हम बच्चों को परहेज करा रहे होते हैं वही परहेज उन्हें और बीमार कर रहा होता है। हम हाइजीन के नाम पर बच्चों को धूल, मिट्टी, बारिश इत्यादि में खेलने से रोकते रहते हैं। इसे हाइजीन हाइपोथीसिस कहते हैं। जिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं किया जाता उनमें भी एलर्जी की समस्या कम देखी गई है। वैक्सीनेशन से बच्चों का शरीर बैक्टीरिया से तो बच जाता है, लेकिन इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जो चीज़ शरीर के इम्यून सिस्टम को अपने मुताबिक नहीं लगती वह उन्हें अपने तरीके से निकालने की कोशिश में लग जाता है। यह तरीका छींक, चकत्ते, बुखार इत्यादि हो सकता है। इसी तरह बुजुर्गों में भी एलर्जी की समस्या काफ़ी कॉमन है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। बदलते मौसम इत्यादि में उनका खास ख्याल रखना चाहिए। कई बार एलर्जी खानदानी भी हो सकती है। पेरेंट्स को अगर धूल या किसी और चीज़ से एलर्जी हो तो बच्चों को एलर्जी होने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों की एलर्जी का स्वरूप एक जैसा ही हो। माँ को अगर धूल से एलर्जी की वजह से स्किन रैशेज पड़ते हों तो बच्चे को खुशबू से एलर्जी होने की वजह से छींकें आ सकती हैं। देश में करीब 20 से 30% लोग एलर्जी से पीड़ित हैं, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में एलर्जी के मरीजों की संख्या 40% से भी ज़्यादा होती है। कैसे बचाव संभव है, इससे अब आइए जानते हैं। हमारे देश में लोगों को एलर्जी के बारे में जानकारी कम है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह खाना या मौसम भी हो सकता है। दरअसल अगर किसी चीज़ को लेकर शरीर में रिएक्शन दिखे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दोबारा इस चीज़ के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए उन्हें ज़रूरी चीज़ें भी दी जानी चाहिए। बच्चों को चार दीवारी में बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए। बच्चों को धूल, मिट्टी और धूप में खेलने दें। ये बच्चों को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। उन्हें बारिश या दूसरे पानी से भी खेलने दें। हाँ, धूल मिट्टी में खेलने के बाद उनके हाथ पैर अच्छे से धुलवाना बिल्कुल न भूलें। अगर किसी को धूल और धुएं से एलर्जी है तो घर से बाहर निकलने से पहले नाक पर रुमाल रखना चाहिए। बचाव ही एलर्जी का सबसे अच्छा इलाज है। जिन लोगों को ठंड से एलर्जी है वे ठंडी और खट्टी चीज़ों जैसे कि अचार, इमली, आइसक्रीम इत्यादि के इस्तेमाल से बचें तो अच्छा होता है। गंदगी से एलर्जी वाले लोगों को समय समय पर चादर, तकिए के कवर और पर्दे भी बदलते रहना चाहिए। कारपेट यूज न करें या फिर उससे कम से कम 6 महीने में ड्राई क्लीन करवाते रहें। जिस दवा से एलर्जी है उसे खाने से बचें। डॉक्टर को दिखाएं तो इस एलर्जी के बारे में ज़रूर बताएं। घर में केरोसिन वाले स्टोव की जगह एलपीजी या इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करें। किचन में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगवाएं और खाना पकाते समय उसे चलाएं। घर को हमेशा बंद न रखें। घर को खुला और हवादार बनाए रखें ताकि साफ हवा आती रहे। खिड़कियों में महीन जाली लगवाएं और जाली वाली खिड़कियों को हमेशा बंद रखें, क्योंकि खुली खिड़की से कीड़े और मच्छर आपके घर में घुस सकते हैं। दीवारों पर फफूंद और जाले हो गए हों तो उन्हें साफ करते रहें, क्योंकि फफूंद के कारण भी एलर्जी हो सकती है। बारिश के मौसम में फूल वाले प्लांट्स को घर के अंदर ना रखें। अस्थमा और एलर्जी में फ़र्क आइए अब जानते हैं। अस्थमा और एलर्जी में कई चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। लगातार कई दिनों तक जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो इन्फेक्शन
इसकी वजह हो सकता है। जबकि अस्थमा में सांस लेने में परेशानी के अलावा रात में सोते वक्त खांसी आना, छाती में जकड़न महसूस होना, एक्सरसाइज करते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलना या खांसी आना, ज़्यादा ठंडा या गर्मी होने पर सांस लेने में दिक्कत होना जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्थमा भी एक तरह की एलर्जी ही है। जैसे ही शरीर एलर्जी वाली चीज़ों के संपर्क में आता है, अस्थमा का अटैक होता है। इसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। हाँ, अस्थमा और एलर्जी में एक और कनेक्शन है। अगर किसी को एलर्जिक अस्थमा नहीं है, सिर्फ एलर्जी है, तो अस्थमा होने का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। एलर्जी के लिए टेस्ट होता है 2 प्रकार का। स्किन पैच टेस्ट, जिस भी चीज़ से एलर्जी का शक होता है उसका कंसंट्रेशन स्किन पर पैच के जरिए लगाया जाता है। इसके रिजल्ट सटीक होते हैं। इसके बाद ब्लड टेस्ट से भी एलर्जी की जांच होती है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे बहुत सटीक नहीं मानते। स्किन पैच टेस्ट कराने का खर्च 8 से 10 हज़ार रुपये आता है। टेस्ट के जरिए 60 तरह की एलर्जी की जानकारी मिल जाती है। एलर्जी का इलाज एलोपैथी में फूड एलर्जी, खासकर गेहूं से होने वाली सीलियक डिजीज उत्तर भारत में ज़्यादा देखी जाती है। अगर किसी युवा में खून की कमी, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो हो सकता है कि उसे गेहूं से होने वाली ग्लूटन एलर्जी हो। अगर स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मरीज को गेहूं से बनी चीज़ें खाने से रोक दिया जाता है। गेहूं के बजाय मक्का, सिंघाड़ा, चने इत्यादि का आटा खाने को दिया जाता है। शरीर में जिन तत्वों की कमी है उन्हें बढ़ाने के लिए दवाएं भी दी जाती हैं। वैसे हल्की फुल्की एलर्जी यानी अगर छींकें आ रही हैं या खुजली हो रही है तो एविल और सिट्रीजिन ले सकते हैं आप। ये दोनों जेनरिक नेम हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दवाएं कुछ घंटों या फौरन राहत के लिए तो ठीक हैं, लेकिन लंबे समय चलने वाली एलर्जी में बेअसर हैं। एलर्जी होने पर डॉक्टर को दिखाएं। दवा एलर्जी के प्रचार के अलावा मरीज की स्थिति और उम्र के मुताबिक भी तय की जाती है। इम्यूनोथेरेपी और एलर्जी शॉट्स से भी एलर्जी का इलाज किया जाता है। अगर मरीज की हालत ज़्यादा खराब हो तभी इम्यूनोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। यह सेफ तरीका है, लेकिन जब किसी ऐसी चीज़ से ही एलर्जी हो जिसे नज़रअंदाज न किया जा सके, मसलन अगर किसी को प्राण खाने से एलर्जी है तो वह उसे नहीं खाएगा, लेकिन अगर पालन से एलर्जी है तो वह हमेशा ही बीमार रहेगा। ऐसे मरीजों को यह थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी का असर लंबे समय तक रहता है। कई बार इसका असर 3 से 4 साल तक रहता है। हालांकि हर मरीज पर असर अलग अलग हो सकता है। यह इलाज थोड़ा महंगा होता है। इसके अलावा होम्योपैथी में दवा बीमारी के लक्षणों के आधार पर दी जाती है। होम्योपैथी में सभी तरह की एलर्जी का इलाज मुमकिन है। हालांकि असर थोड़ा धीमा होता है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। खुद इलाज करने के बजाय किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो रही है तो नेट्रम मूर की 4 बूंदें सुबह शाम थोड़े पानी में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन बच्चों के लिए डोज अलग होती है। एस्प्रिन दवा से एलर्जी होने पर कार्बोवेज और एंटीबायोटिक से एलर्जी होने पर सल्फर 200 दी जाती है। कुछ एलर्जी में ब्रायोनिया, नक्सवोमिका, आर्सेनिक एल्बम इत्यादि दवाएं दी जाती हैं। दवा की डोज उम्र के मुताबिक तय होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में रोज़ सुबह नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है। खट्टी और ठंडी चीज़ों से परहेज करें। कभी कभी कोई दवा खाने से भी एलर्जी हो जाती है, इसलिए हमेशा दवा डॉक्टर से पूछ करके ही लें। अगर स्किन एलर्जी है तो फिटकिरी के पानी से प्रभावित हिस्से को धोएं। नारियल तेल में कपूर या जैतून तेल मिलाकर लगाएं। चंदन का लेप भी राहत देता है। इससे खुजली कम होती है और चकत्ते भी कम होते हैं। पंचकर्म का हिस्सा नास्य शिरोधारा भी एलर्जी में बहुत मदद करता है। इसमें खास तरीके से तेल नाक में डाला जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया घर में नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के देखरेख में ही इसे करना चाहिए। इसके अलावा नेचुरोपैथी और योग के द्वारा भी इलाज जान लेते हैं। योग और नेचुरोपैथी एलर्जी से लड़ने में काफ़ी कारगर है। नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलर्जी से बचने के लिए पेट साफ रखना चाहिए। बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। रोजाना करीब 15 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति
भस्त्रिका प्राणायाम करने से एलर्जी में फ़ायदा होता है, क्योंकि इनसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर जल्दी जल्दी सर्दी और जुकाम की एलर्जी हो तो सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं, लाभ होगा। पोल्यूशन से होने वाली एलर्जी से बचने के लिए गुनगुने पानी में तुलसी, नींबू, काली मिर्च और शहद डालकर पिएं। बदलते मौसम में होने वाली एलर्जी से बचने के लिए खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। जो भी हमने आपको ये दवाएं बताई हैं, ये बिना डॉक्टर की सलाह के आप न लें। ये हमारा सुझाव है आप सभी को, क्योंकि हो सकता है कि हम जो बता रहे हैं वो किसी और एलर्जी के लिए हो और आपको किसी अन्य तरह की एलर्जी हो, इसलिए इससे बचना चाहिए आपको। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।